प्रशांत के जाते ही मिस्टर खन्ना धम से सोफे पर बैठ गए और सोचने लगे, ऐसा क्या कर गई मिश्रा जी की भाभी जो ये इतने बेखौफ होकर चले गए। कुछ तो कांड किया है मैनेजर साहिबा ने, अब पता कैसे चले। इसी कश्मकश में उसे इस बात का इल्म ही नहीं रहता कि उनके दोनों बच्चे कब से खड़े हो उन्हें ही देख रहे हैं। इधर राधिका, प्रेम और प्रशांत घर से बाहर निकलकर एक दूसरे को बाय कह घर के लिए निकल जाते हैं। उधर अर्पिता एकेडमी के स्टाफ रूम में जाती है और प्रशांत को देखने लगती है, लेकिन प्रशांत वहां हो तब तो दिखे, शायद अभी क्लास में ही होंगे। अर्पिता ने सोचा और वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। लगभग 2 मिनट बाद रवीश जी आते हैं और अर्पिता को बैठा देख उससे कहते हैं, अभी तक गई नहीं आप। आवाज सुन अर्पिता ने रवीश को देखा और बोली, जी वो हम इंतजार, कहकर वो चुप हो जाती है। समझ गया, लेकिन प्रशांत तो 1 घंटे पहले निकल गया था यहाँ से, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। जी नहीं धन्यवाद, हम खुद से चले जाएंगे, अर्पिता ने कहा और अपना बैग उठाकर रूम पर जाने के लिए निकल जाती है। उधर प्रशांत जी वहां से निकलते हुए अर्पिता के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए रूम पर जा रहे हैं। रूम पर पहुंच वो वहां जाकर सबसे पहले अर्पिता को देखते हैं और उसे वहां ना पाकर वो समझ जाते हैं कि अर्पिता अभी तक नहीं पहुंची है। वो बालकनी में जाकर खड़े हो अर्पिता को देखने लगते हैं। अर्पिता ऑटो में बैठी हुई रूम के लिए आ रही है कि रास्ते में उसकी नजर पार्क की बेंच पर अकेली बैठी हुई पूर्वी पर पड़ती है। उसका इतने समय वहां अकेले बैठना ठीक नहीं लगता, तो वो ऑटो रुकवाकर वहीं रुक जाती है। वो पैसे देने के लिए पर्स टटोलती है तो पर्स में उसे प्रशांत का रखा हुआ नोट दिखता है। वो तुरंत उसे उठाती है और पैसे देना भूल उसे पढ़ने लगती है। इस पर ऑटो वाला झल्लाकर कहता है, मैडम जी अब बाकी काम बाद में करो ना, पहले मेरे पैसे मुझे दे दो, जिससे मैं यहाँ से निकल कोई और सवारी देख सकूं। ओह सॉरी हम अभी देते हैं, कहकर अर्पिता ऑटो वाले को पे करती है तो ऑटो ड्राइवर वहां से निकल जाता है। अर्पिता सबसे पहले वो नोट पढ़ती है जिस पर लिखा है, आज मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, सो मेरा इंतजार नहीं कर रूम के लिए निकल जाना। ओहो, हम भी ना कितनी पगली हैं जो ये सोच बैठी कि शान हमें बिन बताए चले गए, जबकि हमने अपने बैग में देखा तक नहीं, पगली कहीं की। कहते हुए अर्पिता मुस्कुराती है और पूर्वी के पास पहुंचती है। पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अर्पिता ने पूर्वी के पास पहुंचकर उससे पूछा। आवाज सुनकर वो एकदम से चौंकी और उसने पलटते हुए अर्पिता को देखा और बोली, वो मैम बस ऐसे ही थोड़ी शांति के लिए यहीं बैठ गई। ओ रियली? तो फिर ये आंखें नम क्यों हैं पूर्वी? अर्पिता ने प्रश्न किया, जिसे सुन वो हड़बड़ाकर बोली, वो बस ऐसे ही हवा की वजह से। अर्पिता उसके पास बगल में ही बैठ गई और उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, पूर्वी कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हम तुम्हारी टीचर और इस नाते जितना हमने तुम्हें जाना है, तुम बेहद हंसमुख और खुश मिजाज रहने वाली लड़की हो। अकेलापन तो तुम्हें शायद ही पसंद हो, फिर यहाँ इस समय अकेले बैठने की वजह हमें समझ नहीं आ रही है। अर्पिता की बातें सुनकर पूर्वी थोड़ा सा भावुक हो जाती है और कहती है, वजह तो काफी बड़ी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे मदद लूं या नहीं। पूर्वी, अब ये तो हम नहीं बता सकते कि आप हमसे मदद लें या नहीं, लेकिन इतना कहेंगे, अगर जीवन में समस्याएं ही समस्याएं आने लगे तो आप उनसे उलझकर रह जाओगे और किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद ले लेनी चाहिए, जिससे हम बिना किसी परेशानी के उस समस्या से बाहर निकल सकें, अभी भी और भविष्य में भी। आपकी बात सही है मैम, लेकिन मैं मदद लूं तो किसकी? गिने चुने मेरे 2 दोस्त हैं, एक तो मिस्टर अभियेंद्र प्रताप खन्ना की बेटी मालिनी खन्ना और दूसरा युवराज यानी यूवी, और इस वक्त मैं दोनों से ही बात नहीं कर सकती। मालिनी इस वक्त फ्री नहीं होगी और यूवी वो पहले ही इतना ज्यादा परेशान है कि मेरी वजह से आगे मैं उससे कुछ भी डिस्कस करके और परेशान नहीं कर सकती। यूवी का नाम सुनकर अर्पिता चौंक जाती है और कहती है, यूवी वो मसूरी वाला? अर्पिता यूवी को जानती है, ये देख वो और ही चौंक जाती है और कहती है, हाँ लेकिन उसके बारे में आप कैसे जानती हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बताया। पूर्वी को सुन अर्पिता मुस्कुराई और बोली, बस यूं समझ लो किस्मत ने मिलाया। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या समस्या है तुम्हारी, चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी हर संभव मदद करने की। अर्पिता की बात सुन पूर्वी अवाक हो बोली, मैम मैं कैसे बताऊं, यूवी मैं यूवी एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते हैं, इतना कि अब हम एक दूसरे से अलग होने का सोच भी नहीं सकते। इसी प्यार के चलते हमसे वो खूबसूरत गलती हो गई और मैं, कहकर वो चुप हो जाती है। तुम क्या पूर्वी, कहीं तुम? पूर्वी मैं ऐसा सोचना नहीं चाह रही, लेकिन तुम्हारे चेहरे का डर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, अर्पिता ने सवाल उठाते हुए पूर्वी से पूछा। पूर्वी हाँ में गर्दन हिला देती है। पूर्वी तुम, कहते हुए वो चुप हो जाती है और उससे कहती है, पूर्वी अगर यूवी वाकई में अच्छा लड़का है और वो तुम्हें दिल से पसंद करता है तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब सोचने विचारने का कोई लाभ तो नहीं है, खाली चिंता ही हाथ आएगी और इस चिंता की वजह से तुम और तुम्हारे साथ साथ उस नन्ही सी जान पर भी प्रभाव पड़ेगा। तुम एक काम करो, रात बहुत हो रही है, सो अभी के लिए घर जाओ और कल हम दोनों मिलकर इस बारे में निर्णय लेते हैं। लेकिन मैम आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, पूर्वी ने कहा तो अर्पिता उसे प्यार से समझाते हुए बोली, पूर्वी परेशानी बड़ी नहीं होती, हमारी सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। हमारी सोच जो अगर ऊंची हो तो हमें पहाड़ चढ़ना भी मामूली लगेगा, और वही सोच अगर सीमित हो तो आलस की वजह से पहले तो हम चढ़ेंगे ही नहीं, और अगर मन में विचार कर चढ़ना शुरू भी कर दिया तो हजारों कमियां निकालने लग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि अब तुम मेरा इशारा समझ गई होगी। थोड़ा सा पूर्वी ने कहा तो अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, पूर्वी अपनी सोच की ही वजह से तुम अभी दुखी होकर यहाँ बैठी हो, जबकि तुम्हारे पास दुखी होने का अभी कोई कारण नहीं है। जब तुम्हें विश्वास है कि यूवी तुम्हें अपना लेगा तो दुखी होने की वजह क्या है? अगर प्रेम सच्चा है तो उसमें भरोसा भी शामिल है,
फिर ये गलती का अफसोस क्यों? वो तो बस, कहकर पूर्वी सोच में पड़ जाती है और उसकी बात समझ कहती है, आप सत्य कह रही हैं, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं। सच में मैं तो खामखा परेशान हो सोच में डूबी बैठी थी। अब आपसे थैंक यू नहीं कहूंगी, बस आपका आभार व्यक्त करूंगी जो आपने मेरी परेशानी, जो कि वास्तव में थी ही नहीं, उससे उबार कर मुझे सही गलत समझाया। मैं यूवी से इस बारे में बात करूंगी, फिर जो होगा मिलकर देखेंगे। अब मैं निकलती हूँ, बाय मैम। कहकर पूर्वी मुस्कुराकर उठ खड़ी होती है और खुशी खुशी में अर्पिता के गले लग मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्पिता उठती है और कहती है, पूर्वी, हम समझ सकते हैं इस अवस्था में एक अविवाहित लड़की का सब कुछ सहना कितना मुश्किल है। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि इस अवस्था में बस तुम्हें परेशानी नहीं झेलनी है। तनाव लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अर्पिता पार्क से चली जाती है और ऑटो का इंतजार करने लगती है। उधर रूम पर बालकनी में खड़े हो अर्पिता का इंतजार करते हुए प्रशांत उसके देरी से आने पर खुद से कहने लगते हैं, अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई है, कितनी देर हो गई है। मुझे भी आए हुए करीब 10 मिनट होने जा रहे हैं। क्या करूं, देख कर आऊं, देख ही आता हूं। सोचते हुए वो बालकनी से उधर नीचे आते हैं और बाइक निकालकर उसे राइड कर अर्पिता को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अर्पिता अभी भी वहीं खड़ी हो ऑटो को देखते हुए आगे बढ़ रही है। उसे वहां से अकेला गुजरते हुए वहीं बारिश के दिन वाले असामाजिक तत्व उसके आसपास आ मंडराने लगते हैं और कहते हैं, आज तो चिड़िया अकेली है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए चिड़िया का प्रोटेक्टर आज साथ नहीं आया। अर्पिता ये सुनती है तो उस दिन शान के अचानक उसके पास खड़ा होना उसकी आंखों के सामने आ जाता है। इस तरह उसके बारिश में भीगने पर शान उसके पास खड़े हो भीगने लगते थे, अर्थात वो भी उसकी सेफ्टी के लिए, इन गधों को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, इतनी परवाह करते हैं वो हमारी। सोचते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन वो लोग उसे भावुक देख कमजोर न समझ ले, ऐसा सोच जल्द ही वहां से आगे बढ़ पैदल चलने लगती है। उसे पैदल जाता देख वो सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। अर्पिता तेज कदमों से आगे बढ़ती है। यह समस्या केवल अर्पिता की नहीं है, वरन हर उस लड़की की है जो घर की 4 दीवारियों से निकल काम करना पसंद करती है, या जो मजबूरी वश जिम्मेदारियों को उठाने के लिए काम करती है। और क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, हर जगह ऐसी समस्याओं से 2-4 होती ही रहती हैं। अर्पिता भी एक आम लड़की की तरह तेज कदमों से उनकी हर हरकत को ऑब्जर्व कर आगे बढ़ रही है। इस समय रात के 8:20 पर वो उनसे उलझना उचित नहीं समझती, क्योंकि इस बीते हुए 1 सप्ताह में उसके साथ इतना कुछ घट चुका है कि अब वो इस समय बेवजह कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। अर्पिता थोड़ा ही आगे बढ़ पाई होती है कि तभी वो लोग तेज कदमों से आ उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। अगर हम मुसीबत से बचने की कोशिश करें तो मुसीबत तो हमारे सामने खुद आकर खड़ी हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी हमें इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। सोचते हुए वो अपने आसपास देखती है। वो मुख्य सड़क से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ये जान वो अपने पर्स में हाथ डालती है तो परफ्यूम की बोतल उसके हाथ लग जाती है। छोटी सी बोतल, इससे कैसे काम चले? बुदबुदाते हुए वो मुख्य सड़क की ओर जाने वाले रास्ते को देखती है। वो उस तरफ तेजी से बढ़ती है और सामने खड़े लड़के की आंखों में स्प्रे कर वो अपना पैर उठा उसके घुटने पर वार कर उसे धक्का दे तेजी से सड़क की ओर भाग जाती है और मुख्य सड़क पर ही जाकर रुकती है। सड़क पर रुकते हुए वो एक बाइक से टकराती है जो प्रशांत की होती है। अपू, तुम ऐसे? कह वो बाइक को रोक स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं। कह वो बाइक को रोक स्टैंड पर खड़े करते हैं और अर्पिता को थाम उसे संभाल कर खड़ा करते हैं। क्या हुआ, और तुम इधर से कहां से भागती हुई आ रही थी? अर्पिता से पूछते वो उस तरफ देखते हैं जहां स्ट्रीट लाइट में उन्हें 3-4 लड़के खड़े उसकी ओर देखते हुए दिखते हैं। समझ गया अप्पू, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। कहकर वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हैं। अपनी ओर उसे अकेला आता हुआ देख वो कहते हैं, तो प्रोटेक्टर आ ही गया, चलो फिर आज इसे ही देख लेते हैं। कहते हुए वो सभी बड़े जोश से हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ से प्रशांत जी गुस्से में तड़तड़ाते हुए उन सबके सामने पहुंचते हैं और भुनभुनाते हुए उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बहुत हिम्मत हो रही है तुम लोगों की, उस दिन भी तुम लोगों को इशारा दिया था मैंने, कुछ कमेंट करना तो दूर, इसके आसपास दिखना नहीं। वो मेरी बंदी है, शान द ग्रेट की, लेकिन नहीं, तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और आज तो उस पर बुरी नजर रख तुम लोगों ने हद ही कर दी। नहीं सुधरे तुम लोग तो भुगतो अब, ये लो अपनी हरकतों का प्रसाद। कहते हुए वो अपनी लंबाई का लाभ उठा उन्हें तड़ातड़ पीटते हैं। अब शान ठहरे अच्छी खासी लंबाई वाले फिट एंड फाइन बॉडी वाले लड़के, तो उन्हें हार्म करना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हुए 2-4 मुक्के जड़ ही देते हैं जिससे उन्हें हार्म पहुंचता है। लेकिन शान अपनी चोट को इग्नोर कर और गुस्से में उन्हें पीटते जाते हैं। बाइक के पास खड़ी अर्पिता प्रशांत को गुस्से में लड़ाई करते हुए देखती है तो वो फौरन उसके पास आ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अर्पिता, रुकिए शान, बस करिए, मर जाएंगे ये लोग, प्लीज रुकिए। लेकिन शान इस समय अपने होश में नहीं होते, वो बस बड़बड़ाते हुए उन्हें पीटे जा रहे हैं। याद रखना, ये बंदी अगर पूरे लखनऊ में कहीं दिख जाए ना तो 200 मीटर की दूरी से सलाम कर सामने से खिसक लेना, नहीं खिसके ना और मुझे पता चल गया तो मैं फिर मारूंगा, प्रशांत ने कहा। शान, बस भी करिए अब, प्लीज बस करिए, हम ठीक है, इधर देखिए हमारी तरफ, अर्पिता शान से कहती है। आवाज सुन शान अर्पिता की ओर देखते हैं। उसके चेहरे पर खुद के लिए चिंता देख वो गुस्सा छोड़ उसका हाथ पकड़ते हैं और बाइक के पास लेकर चले जाते हैं। वहीं जिन्हें उन्होंने पीटा होता है वो सभी जमीन पर पड़े करहाते हुए पैर कमर पकड़े नजर आ रहे हैं।
प्रशांत अर्पिता को ले आ उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कहते हैं, सॉरी अर्पिता, वो मुझे यूं अचानक से जाना पड़ा, कुछ बेहद जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा और तुम्हें ये सब सहना पड़ा। आई एम सॉरी कहकर वो चुप हो जाते हैं। अर्पिता को अपने हाथ नम महसूस होते हैं। वो हाथों की ओर देखती है जहां प्रशांत के हाथों में जगह जगह जख्म लगे होते हैं। वो एक नजर उन पर डालती है और पाती है कि उनके चेहरे को छोड़ शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। ओ गॉड, आपके तो बहुत चोट लग गई है शान। कब से कह रहे थे हम कि शान रुक जाओ, बस बहुत हुआ, लगा लेना चोट। काहे करते हैं आप इतनी परवाह हमारे लिए, बिन सोचे समझे किसी से भी भिड़ गए। हम आ गए थे ना बचकर, फिर भी गए आप। और अब देखो रिंग की चुभने की वजह से कितना ब्लड निकल रहा है और सारे कपड़े रंग बिरंगे हो रखे हैं। आप क्यों शान? कहकर वो चुप हो जाती है। अब आप बाइक राइड नहीं करेंगे, ठीक? हम परम जी को बुला रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे गाड़ी से, बाइक परम जी लेकर आएंगे। और ये खून, उसके लिए तो रुमाल आपके पास तो होगा ना? कहते हुए वो प्रशांत के थोड़ा करीब आती है और उसकी पॉकेट चेक करने लगती है। वहीं प्रशांत को उसकी इतनी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा है। सो इतनी चोट और डांट खाने के बाद भी वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ओहो, लगता है आज आप लाना ही भूल गए, अर्पिता ने कहा और कुछ सोच वो अपना दुपट्टा उठाती है और प्रशांत के हाथ पर लगे जख्मों को साफ करने लगती है। उसकी इस हरकत पर प्रशांत अपने हाथ झटके से पीछे कर लेते हैं। ये तुम क्या कर रही हो अप्पू? ये जहां शोभा देता है इसे वहीं रखो प्लीज, कहकर वो मुंह घुमा खड़े हो जाते हैं। अर्पिता आगे बढ़ उससे साफ करते हुए कहती है, वही तो कर रहे हैं हम। अब इसके दामन को दागदार होने से बचाया है आपने, तो हमें नहीं लगता कि ये गलत हाथों में है। आखिर आपका और इसका साथ भी तो पुराना है, कहकर अर्पिता मुस्कुरा देती है। वहीं प्रशांत भी मन ही मन कहते हैं, हाँ है तो, आखिर मेरा सच्चा वाला दोस्त। ये देखो, यहाँ कोई इतनी चोट खाने पर मुस्कुरा रहा है, मतलब हर बात मजाक लगती है। खुद को आयरन मैन समझ रहे हैं आप? क्या सच में दर्द नहीं हो रहा आपको? अर्पिता ने प्रशांत से पूछा तो प्रशांत ने ना में गर्दन हिला देते हैं। ओ गॉड, कहते हुए अर्पिता प्रशांत का फोन निकालती है और खुद से उसका हाथ उठा लॉक खोलती है। ये देख प्रशांत थोड़ा हैरानी से उसे देखते हैं। अर्पिता परम को कॉल लगाते हुए प्रशांत से कहती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, एक दोस्त के रिश्ते से हमें इतना तो हक है ना, तो वही किया है, अपने हक का इस्तेमाल समझे आप, और यूं टुकुर टुकुर देखना बंद करो। तो प्रशांत ने हाँ में सर हिलाया। परम का फोन व्यस्त जा रहा है, ये देख वो सोचती है, कहीं ऐसा ना हो कि किरण होल्ड पर हो। ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन परम जी से कहना भी जरूरी है, नहीं तो इन्हें बाइक राइड करने में बहुत दिक्कत होनी है। हेलो हेलो भाई, क्या हुआ? आप कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? हेलो। परम की आवाज सुन अर्पिता सोच से बाहर आते हुए कहती है, हेलो हम बोल रहे हैं। परम समझ जाते हैं कि फोन पर अर्पिता है। वो कहते हैं, हाँ लेकिन भाई का फोन आपके पास? जी वो दरअसल हमें पूछना था कि क्या आप अपनी गाड़ी लेकर परिवर्तन चौक पर आ सकते हैं? परम, हाँ मैं तो ले आऊंगा, लेकिन क्या हुआ? भाई तो अपनी बाइक से ही कहीं जाना पसंद करते हैं ना, फिर गाड़ी क्यों? वो हम आपको क्या बताएं, इन्होंने शर्त लगाई थी कि आप हमारे कहने पर गाड़ी लेकर नहीं आएंगे, तो हमने भी तैश में आकर कह दिया क्यों नहीं लाएंगे, हमारे होने वाले जीजा जी हैं तो भला हमारी बात कैसे टालेंगे। अर्पिता की बातें सुन प्रशांत अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह हंसते हुए देख अर्पिता आंखें तरेरते हुए उन्हें देखती है और अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा करती है। ये देख प्रशांत अपने कान पकड़ पीछे मुड़ जाते हैं और हंसने लगते हैं। परम, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। आखिर दो दो रिश्ते होने हैं आपके साथ, और दोनों में मैं रहूंगा तो आपकी ही तरफ। ओके तो बस मैं अभी 10 मिनट में आया, कहकर वो हंसते हुए फोन रखता है। दो दो रिश्ते, हम कुछ समझ, ओहो अब हमें फिर से उलझन में डाल दिया। जब तक हमें पूरी बात नहीं पता लगेगी तब तक हमारे पेट में ऐसे ही गुड़गुड़ लगी रहेगी। ये सुन प्रशांत मन ही मन कहते हैं, लगता है किसी दिन ये छोटा मेरी वाट लगवा कर ही मानेगा। अब बताओ क्या जरूरत थी उसे ये कहने की कि दो दो रिश्ते? अब उसे क्या पता, जब तक ये बाल की खाल नहीं निकाल लेगी चैन से नहीं बैठेगी। अर्पिता फोन वापस उसकी पॉकेट में रख देती है और दुपट्टे को वापस से संभाल कर कंधे पर रखते हुए आगे वहीं पास ही में पड़ी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे प्रशांत भी चुपचाप आकर वहीं बैठ जाते हैं। अब जाकर अर्पिता का मन थोड़ा शांत होता है तो वो प्रशांत से कहती है, सॉरी प्रशांत जी, हमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, वो हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। ओहो सॉरी क्यों? गलती तो मेरी भी रही ना, गुस्से में पीट दिया और खुद के जख्म लगा बैठा, और अनजाने में ही सही तुम्हें दर्द दे बैठा। पता नहीं इतना क्यों गुस्सा आया मुझे, वैसे बंदा मैं बहुत कूल हूं, लेकिन न जाने क्यों। कहकर वो चुप हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, इसका कारण तो उनका तुम्हारे प्रति गलत नियत रखना रहा, अगर कोई भी ऐसे करेगा तो मैं उसे ऐसे ही पीटूंगा। अर्पिता कुछ नहीं कहती, बस एक बार उनके चेहरे की ओर देख खामोश हो जाती है और सोचती है, मतलब कितना दर्द बर्दाश्त करेंगे आप, और क्यों। तब तक प्रशांत गाड़ी लेकर आ जाता है। प्रशांत बेंच पर बैठे बैठे ही गाड़ी देख लेते हैं और अर्पिता से कहते हैं, तुम्हारे होने वाले जीजा जी आ गए हैं। अर्पिता कुछ नहीं कहती, बस सड़क की ओर देखती है जहां गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी देख वो खड़ी हो जाती है और आगे कदम बढ़ाती है, लेकिन हर बार की तरह फिर उसे रुकना पड़ता है। वो पीछे मुड़ती है और बिन कुछ कहे दुपट्टा निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो प्रशांत हाथ पीछे कर लेते हैं। हौले से प्रशांत जी, कहते हुए अर्पिता मुड़ती है और धीरे धीरे चलने लगती है तो प्रशांत भी उसके पीछे चले आते हैं। अर्पिता की खामोशी उन्हें अच्छी नहीं लग रही।
वो सोचते हैं अब ये इतनी चुप क्यों है, मैं कैसे समझूं? ये तो सब ठीक हुआ, अभी तो इसने सॉरी भी कहा था, और अब ये खामोशी, इसकी वजह कैसे पता करूं? हर बार तो मैं समझ लेता हूं, लेकिन इस बार ये इतनी खामोश क्यों है? और इसने पलटकर कुछ कहा भी नहीं, क्यों? क्या चल रहा है इसके मन में? परम अर्पिता को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो आप शर्त जीत गई ना? परम की बात सुन अर्पिता कहती है, सॉरी परम जी, हमें झूठ बोलकर आपको यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन अगर हम सच कहते तो आप परेशान होते हुए यहाँ तक पहुंचते। आप अपने भाई को देखिए ना, कितनी चोट लगाकर बैठे हैं, सब हमारी वजह से। इनके हाथ की उंगली में रिंग फंसी हुई है, जिस कारण से इतने दर्द में होने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे इन्हें दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। अर्पिता की बात सुन प्रशांत हैरान हो अपने हाथ की ओर देख उंगलियां मोड़ते हैं, तब जाकर उसे दर्द का एहसास होता है। वो तुरंत ही उसके दुपट्टे का छोर हटा खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब दर्द का एहसास हो ही गया है तो क्या उसे छुपाना मुश्किल होता है? नहीं ना, तो वो भी अब छुपा नहीं पाते हैं। ओ गॉड, क्या हुआ भाई को? परम ने घबराकर प्रशांत की ओर देखकर पूछा, तो प्रशांत बोले, कुछ नहीं छोटे, वो बस यूं ही बाइक राइड करते हुए लग गई। दोनों की बातचीत का ये मंजर देख अर्पिता ने परम से कहा, ओहो, आपको हम घर पहुंचकर सारी बात बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हम निकले यहाँ से, इन्हें दर्द हो रहा है। पहले रिंग निकलवाते हैं, फिर पट्टी करवाकर घर पहुंच आराम से बातचीत करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बाइक कौन लाएगा? परम ने पूछा। तो अर्पिता बोली, कौन क्या, आप लाएंगे? हमें बाइक चलानी नहीं आती, गाड़ी चलानी आती है, सो हम गाड़ी ड्राइव करके ले जाएंगे। वैसे भी बस कुछ ही मिनटों का ही तो रास्ता है यहाँ से। ये तो शुक्र है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल यही रास्ते में ही है, आप वहीं मिलिएगा हमें, ठीक है? परम, ठीक है, और बाइक की चाबी ले बाइक के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं अर्पिता प्रशांत से बैठने के लिए कहती है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है। प्रशांत भी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो अर्पिता ड्राइव कर वहां से निकल जाती है। गाड़ी में बैठे हुए प्रशांत सोचते हैं, मतलब ये हमारी चोट नहीं, मेरी चोट के कारण परेशान थी, और मैं जान भी नहीं पाया कि मुझे चोट लगी है। अर्पिता के जाने के बाद परम भी बाइक ले वहां से चले आते हैं। अर्पिता को इतनी अच्छी तरह से गाड़ी चलाता देख वो कहते हैं, तो तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है? अर्पिता, जी, पापा ने सिखाया था, हमारे घर पर थी गाड़ी, तो बस तभी जिद करके सीख ली, और देखो आज काम भी आ गई। कहकर वो चुप हो जाती है। प्रशांत, सो तो है, वैसे और क्या क्या आता है तुम्हें? प्रशांत की बात सुन अर्पिता कहती है, हमें क्या आता है ये हम आपको कैसे बताएं, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं आता। बाकी जरूरत पड़ने पर सब काम कैसे न कैसे तिगड़म लगाकर कर ही लेते हैं। मतलब सेल्फ डिपेंड पसंद हो तुम, चाहे कोई साथ हो या ना हो। प्रशांत खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं, जिसे सुन अर्पिता कहती है, बाकी कोई हो या ना हो, आप होने चाहिए। प्रशांत हैरानी से, मतलब मैं समझा नहीं। अर्पिता, कुछ नहीं, वो बस यूं ही, कहकर बात खत्म कर देती है और मन ही मन कहती है, कोई साथ हो या ना हो, बस आप हमेशा हमारे साथ होने चाहिए। हमारे, वो कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में कोई स्पेशल वन होता है, हमारे लिए वो स्पेशल वन आप हैं शान। और अब तो हमारा दिल इस बात को कहता है कि आपकी हमारे लिए ये परवाह यूं ही तो नहीं है। काश हमारे दिल की ये बात सच हो जाए। सोचते हुए वो शान की ओर देखती है, जो खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं।